जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का और आज की जनरेशन के लिए भी। देखिए, समाज में बदलाव होते रहते हैं, सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, रहने के तरीके हो सकते हैं, जॉब के ऑफर हो सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, जितना समाज में है, चाहे वो जॉब हो, फिर चाहे वो रहन सहन का तरीका हो या कुछ और भी, ये कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आगे चलकर कैसा माहौल बनेगा, क्या क्या हमको करेंगे। तो उसमें हमारी एजुकेशन का क्या रोल है और यदि चेंज हो रहे हैं जॉब में, रहन सहन के तरीके में, तो एजुकेशन में भी परिवर्तन होना जरूरी है। तो इसी को लेकर यह कार्यक्रम आज आयोजित कराए गए हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। जैसे आज से पहले आप थोड़ा सा पिछले समय में जाएं तो टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा हायर नहीं थी, तो टेक्निकल एजुकेशन की वो कहीं ना कहीं जो हमारे सिलेबस था उसमें मौजूद नहीं थी। बट आज आप जानते हैं टेक्नोलॉजी के बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं है। बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं, अगर आप कहेंगे हम टेक्नोलॉजी को क्यों हायर करें, क्यों उसको एम्प्लीफाई करें, क्यों उसमें शामिल हों, तो आपके नज़दीक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल जो बहुत ही गंभीर एग्जाम्पल है। आजकल देखिए कंट्रीज में आपस में युद्ध हो रहे हैं, तो अगर आप सोचते हैं कि चलिए हम अगर किसी का नुकसान नहीं करेंगे लेकिन बचाव के उपाय तो कर सकते हैं, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप टेक्नोलॉजी को उतना ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे, उतना ज़्यादा सीखेंगे। श्रीमान राकेश कुमार शुक्ला जी आ चुके हैं। मैं बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर हम लोगों की हौसला अफजाई की है और कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरित किया है और उत्साह बढ़ाया है कि इस तरह के कार्यक्रम हम लोग भी फ्यूचर में भी आयोजित कराते रहें। तो मैं इंस्टीट्यूट के सभी बच्चों, ट्रस्ट के सभी मेंबर और यहाँ पे उपस्थित हम सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे श्रीमान जी का। इसके बाद में जैसा कि मैंने बताया कि चीज़ें बदल जाती हैं, सीखने के तरीके, बहुत सारी चीज़ें नहीं आ जाती हैं तो उनको सीखना पड़ता है, तो एजुकेशन में भी उनको शामिल करना पड़ता है। उसके बाद में जो परिवर्तन किया गया, जो एजुकेशन में पॉलिसी चेंज हुई, वो 1986 में एक परिवर्तन हुआ और एक छोटा सा परिवर्तन 1992 में भी किया गया, बट वो इतना ज़्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं था तो उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता, बट उसका भी उल्लेख किया जाता है। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, बट अब इस नई एजुकेशन पॉलिसी में जो पैटर्न रहेगा वो 5+3+3+4 का रहेगा, 5-3-3-4 का रहेगा। इसमें यानी कि 5 साल की आपकी पढ़ाई जाएगी, इसके बाद में फिर 3 साल की, फिर से 3 साल की और फिर उसके बाद में 4 साल की। तो ये पैटर्न किस तरह से चलेगा? पहले की जो शुरुआती 5 साल होंगे, अभी तक जो 10+2 का पैटर्न था उसमें बच्चों का एडमिशन 5 साल के बाद में 5 साल से 6 साल में कराया जाता था। बट नहीं, ये जो नया पैटर्न आया है इसमें जो एडमिशन होगा वो 3 साल पे कराया जाएगा। तो ये जो 5 साल का स्टार्टिंग वाला पैटर्न रहेगा, शुरुआत क्या रहेगा, 5 साल रहेंगे एडमिशन के बाद में, ये फाउंडेशन है। इसमें क्या रहेगा, इसमें बच्चों को देखिए जो लिखने वाला काम है इस तरह का वर्क नहीं रहेगा। शुरुआत में जो पहला साल रहेगा
जैसे आजकल आप लोग देखते हैं किंडर गार्डन टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है, बच्चों को वहाँ पे प्ले ग्राउंड जैसी चीज़ें होती हैं कि वहाँ पे खिलौने वगैरह रख दिए गए। 5 ईयर की बात है, जो अगले 3 साल होंगे वो क्लास 3 to 5 होंगी, 3, 4, 5 के लिए। इसके बाद में जो स्टेज शुरू होगी वो मिडिल स्टेज होगी, 6, 7, 8 के लिए, यानी क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 के लिए। तो 5 के लिए स्टार्टिंग हो गए, उसके बाद में 3 ईयर का पैटर्न रहा, क्लास 5 तक पहुँच गए वो, और उसके बाद में क्लास 6, 7, 8। क्लास 6, 7, 8 में उनकी जैसे नॉर्मल हम लोग पढ़ाई करते हैं, कराते हैं, उसी तरह से पढ़ाई होगी। और इसमें खासकर ध्यान दिए गए टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा जोर दिए गए, कंप्यूटर कोडिंग को भी शामिल किए गए यहाँ पे। तो इसमें जो नॉर्मल सब्जेक्ट मैथ हो गया और हिंदी इंग्लिश वगैरह हो गया, आर्ट वगैरह हो गया, ये सारी सब्जेक्ट रहेंगे। और वोकेशनल ट्रेनिंग जैसी चीज़ें भी इसमें शामिल होना शुरू हो रही है। वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे कोई सिलाई वगैरह हो गया, उसी के हिसाब से रहेगा। तो ये पैटर्न आपका अगर खुद क्या है, ये 6 पर 8 तक रहेगा, जो कि क्लास 9 से 12 तक चलेगा। उनके साथ चीज़ें डील करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई लैंग्वेज आती होगी तो आई थिंक ज़्यादा बेटर तरीके से आप उनको समझा सकते हैं। होता है कि आपको चूज़ करना पड़ता है कि आप साइंस साइड लेंगे या कॉमर्स साइड से जाएंगे, आर्ट साइड से जाएंगे। हो सकता है कि कोई बच्चा मैथ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो और साथ ही साथ वो बायो भी बहुत अच्छी नॉलेज रखता हो। तो ये जो फाउंडेशन है कि आपको सिर्फ आर्ट लेना है या साइंस लेना है या कॉमर्स साइड से जाना है, इस तरह से ये ख़त्म कर दी जाएगी। और यहाँ पे सिलेक्टिव आपके सब्जेक्ट होंगे, यानी आप चूज़ कर सकते हैं कि आप क्या क्या लेना चाहते हैं यहाँ पे। और कई बार देखिए इस तरह की प्रॉब्लम ये होती है कि आपका इंटर हो जाता है, इसके बाद पता चलता है कि आपको किसी फील्ड में जाना है, फिर वहाँ पे मैथ की नीड है और आपने बायो से कर रखा है, फिर मैथ से करने के आपको फिर से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम ना हो तो आप दोनों एक साथ ले सकते हैं। किसी को लगता है कि कॉमर्स चाहिए, साथ में मैथ भी चाहिए, साथ में बायो चाहिए, वो कॉमर्स मैथ बायो तीनों चीज़ें एक साथ ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास 9 to 12 में क्या होगा, एग्ज़ाम भी सेमेस्टर वाइज हो जाएंगे। सेमेस्टर वाइज किस तरह से, 6 महीने में, यानी एवरी 6 मंथ के बाद में एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम क्वालिफाई होने पर उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रवेश मिल जाएगा। वो जॉब के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है, जहाँ कहीं भी ग्रेजुएशन मांगा गया है वहाँ पे कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। अगर उसका 3 साल पूरा हो जाता है, 3rd ईयर हो जाएगा, वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहता है तो उसके लिए वो 4th ईयर कर सकता है। और इसमें एक जो अच्छी बात जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई वो ये कि अभी तक ऐसा है कि आप 2 साल ग्रेजुएशन करते हैं, 2 साल करने के बाद में किसी भी कारणवश कोई पारिवारिक स्थिति हो सकती है, फाइनेंशियल सिचुएशन वगैरह, किसी भी कारणवश अगर आपको छोड़ना पड़ गया तो उसके बाद में होता ये है कि आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ती है, यानी पहले साल से आप फिर से स्टार्ट करेंगे, प्रवेश लेंगे। तो आपकी जो पढ़ाई है, जो उसमें जो ईयर निकल गए वो कहीं ना कहीं आपके नुकसान में पहुंच जाएंगे, यानी वो वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। पढ़ाई की वजह से वेस्ट लेते, पढ़ाई की कहीं ना कहीं यूज होगी आपकी, बट जो फिर से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं किया गया। अगर आपने 1 साल पूरा कर लिया, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो कोई भी पर्सन अगर पढ़ाई नहीं छोड़ता है, जब भी वो प्रवेश लेगा उसको 2nd ईयर से मिल जाएगा। अगर वो 2nd ईयर कर देगा तो इस तरह से उसको 3rd ईयर से मिल जाएगा। अब इसके बाद में ग्रेजुएशन की बात है, पोस्ट ग्रेजुएशन, और हाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो ग्रेजुएशन आपका है इसमें भी सब्जेक्ट होंगे
वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी अभी ये नहीं रहेगा कि ये BSc किए हुए हैं अगर किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ वो ग्रेजुएशन कराएगा। BA BSc इस तरह से अलग अलग लीजिएगा, ग्रेजुएशन एक ही रहेगा और सब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंग होगी। और नेक्स्ट इसके बाद जो अभी तक आप करते हैं 3 साल का ग्रेजुएशन 3 ईयर का, और आफ्टर 3 ईयर 2 ईयर के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। तो देखिए सब मिलाकर कहीं ना कहीं जो आपके ईयर बन रहा है टोटल 3 साल हो और 2 साल यहाँ पे ग्रेजुएशन के, टोटल कितना बनता है 5 बनता है ना। तो नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या रहेगा, ये जो ग्रेजुएशन 4 साल का जो लोग करेंगे, यानी डिग्री के बाद में जो रिसर्च तक पहुँचेंगे उनको 1 साल का करना पड़ेगा पोस्ट ग्रेजुएशन, 1 साल का। और जो सिर्फ डिग्री तक छोड़ देंगे, यानी 3 साल का करके रुक जाएंगे, तो वो जब कभी भी प्रवेश लेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तो उनको 2 साल का करना पड़ेगा। यानी ग्रेजुएशन से लेकर पूरी तो ईयर्स देखिए एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। जो बच्चे घबरा रहे थे जो पर्सन कि अब ग्रेजुएशन 4 साल का हो जाएगा, ठीक है, वो आपके बेनिफिट के लिए है। और बेनिफिट सबसे अच्छा तो ये है कि आप इसमें जो सब्जेक्ट की जो सेलेक्टिव था कि आप किसी में कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते, वो चीज़ें यहाँ से हटा देंगी। तो एक बार मैं फिर से जो ये पैटर्न है क्लियर करा देता हूँ कि 5 ईयर के लिए ये शुरुआती रहेंगे, इसमें लर्निंग और जो एक्टिविटीज वगैरह होंगी वो भी होती रहेंगी। फिर उसके बाद में जो 3 साल का रहेगा, यानी क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक, उसमें स्टडी के साथ साथ ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह है वो भी शामिल हो जाएगी। और इसके बाद में जो आपका 4 ईयर है, जो कि 9th हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर एग्जाम के लिए है, इसमें सेमेस्टर वाइज चलेगा। और जो सब्जेक्ट की जो सिलेक्शन है वो स्टूडेंट खुद अपने आप से डिसाइड करेगा कि उसको क्या क्या पढ़ना है। और ये जो आपका ग्रेजुएशन है ये पूरी कर दिया गया है, बट अगर कोई पर्सन बीच में स्टडी ड्रॉप करता है तो वहीं से वो कभी भी कंटिन्यू कर सकता है। फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड में डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड में डिग्री हो जाएगी, और जो 4th ईयर होगा वो रिसर्च से रिलेटेड रहेगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन जो करेंगे, जो 4 साल ग्रेजुएशन करके आए हैं उनको सिर्फ 1 साल करना पड़ेगा, और जो 3 साल का यानी डिग्री तक करके आए हैं उनको 2 साल का करना पड़ेगा। तो फाइनली उतना ही पड़ जाएगा। और कार्यक्रम के लास्ट में मैं चाहूँगा कि माइंड में भी विचार ला सकते हैं कि आप साथ होंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी क्लियर करूँ। और नेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन ट्रस्ट टीम का हमेशा से साथ देने वाले और मैथमेटिक्स स्पेशली मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले आपके डियर सर, मैं चाहूँगा रिजवान सर मंच पर आए और बच्चों को 2 शब्द आशीर्वाद दें। रिजवान सर। तो ये आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, ये आप सभी लोग जानते हैं और देख लीजिए कि हमारे कार्यक्रम का शीर्षक है शिक्षा में बदलाव।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का मार्ग प्रशस्त करना। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने जा रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तो उसके बारे में हमको अच्छे से थोड़ा पता भी होना चाहिए कि क्या चेंजेस होने जा रहे हैं और उससे हमें क्या बेनिफिट रहेगा या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या कमियां हैं, तो उसके बारे में चर्चा भी करना जरूरी है। तो उसको लागू करने से पहले यहाँ पे हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि क्या इसका एजुकेशन स्ट्रक्चर और कैसा इसका सिस्टमेटिक भी रहेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमारी न्यू स्टूडेंट्स को वो कैसे अपने करियर को आगे ले जाएंगे। तो आपको सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा वो 5+3+3+4 के फॉर्म में रहेगा और उसमें कुछ नई चीज़ें जैसे वोकेशनल कोर्सेज या वोकेशनल सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। वोकेशनल सब्जेक्ट मीन्स व्यवसायिक पाठ्यक्रम या व्यवसायिक विषय जो रहेंगे, जो हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने का काम करेंगे। हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और समस्या ये है कि बच्चे एजुकेशन तो ले लेते हैं, पढ़ लिख गए, 10+2 मैथ हो गया, एजुकेशन हो गया, लेकिन वोकेशनली या प्रैक्टिकली कोई सब्जेक्ट उनको नहीं आता है जिससे वो समाज में अपने जीवन यापन का सोर्स बना सके। तो इसमें वोकेशनल सब्जेक्ट्स आपके मिलेंगे और इसमें जब आप तो उनको लगेगा नहीं ये सब ऐसे दिखावा है। हमारे ज़माने में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, हम लोग जानते थे, हमारे हम तो डंडा से मार मार के वो मुर्गा बना लेते थे 2-2 घंटे, तब जाकर के हम पढ़ पाए। तो वो लोग अपने ज़माने की शिक्षा को बेहतर बताएंगे और अभी की जो न्यू जनरेशन आएगी और जो अभी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं ये एजुकेशन पॉलिसी अच्छी नहीं होगी, ये ठीक नहीं है, ये खराबी हो जाएगी, ये हो जाएगा और अभी ये अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो नई चीज़ें आ रही हैं, जो समाज में अब वो वाला समाज नहीं रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा 2024 में बढ़ चुके हैं, विकसित भारत की तरफ हमारा देश देख रहा है। तो उसके तहत हम लोगों को नए फैसले और नए मार्ग खोजने पड़ेंगे जिससे हम लोग आने वाली चुनौतियों को हल कर सकें और आने वाली समस्याओं का सही उसके बहुत ही विकराल रूप धारण करने से पहले ही हल कर सकें। जैसे बहुत ही अब 140 करोड़ की जनसंख्या हमारी देश की हो रही है, तो उसको देखने वाली जो बेरोजगारी की समस्याएं पैदा हो रही है, एजुकेशन पॉलिसी को रेडी किया है तो बिल्कुल ही बिना किसी संदेह ये आने वाले समय में बहुत ही कारगर साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आप लोगों को सर ने बताया हुआ है और देखिए अब ग्रेजुएशन वगैरह में सर ने बताया कि जैसे पहले बच्चा जैसे 2 साल करने के ग्रेजुएशन करने के बाद उसने ड्रॉप कर दिया है। अब ड्रॉप करने के बाद अगर उसने ड्रॉप कर दिया है तो उसका कुछ नहीं हासिल होता था। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो 2 साल किया था, या मान लीजिए उसने 2.5 साल कर लिया है, थोड़ा पहले छोड़ दिया तो उसका कुछ नहीं होता, उसका ग्रेजुएशन नहीं माना जाएगा। लेकिन अब ये रहेगा कि जैसे पहला साल आपने कंप्लीट कर लिया है तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। वो सर्टिफिकेट की मान्यता होगी, 1 साल कंप्लीट किया तब भी आपके पास सर्टिफिकेट है, 2 साल कंप्लीट कर लिए तो आपको डिप्लोमा बन जाएगा और अगर 3 साल पे आपने किया है तो ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन बशर्ते आप उससे मास्टर का कोर्स नहीं कर सकते। अगर आपको एमएससी या मास्टर का कोई कोर्स आगे करना है तब आपको ग्रेजुएशन को 4 साल का करना पड़ेगा, अन्यथा आपका 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप आगे फर्दर स्टडी हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो फिर आपको 1 साल और देना पड़ेगा, जिससे आपको और अच्छे से आगे उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए तैयार किया जा सके। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो हमें जो बदलाव होने जा रहे हैं शिक्षा में जो 2024 और ये चीज़ें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव होने जा रहा है। आप लोगों का दायित्व ये है कि सरकार पे भरोसा करते हुए और आने वाले समय के हिसाब से बदलाव का सहयोग करें, बदलाव के खिलाफ ना जाके बदली चीज आती है। नोटबंदी हुई थी हमारे देश में, नोटबंदी होने के बाद भी इसका उद्देश्य जो था वो पूरी तरह फिर सुधारा जा सकता है। तो अभी जो बदलाव होने जा रहा है हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, उसको आपको सहयोग करना है। और वर्क होगा तो घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, ये क्या है, ये कैसे होगा, ये सिस्टम कैसे बनेगा। तो सर आप आकर के माइक संभालें।
विद्वान सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से एजुकेशन का क्या महत्व है। और श्रीमान गोपाल कुमार पिल्ले जी पधार चुके, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। तो ब्लॉक स्तर पे जानकारियाँ कलेक्ट की गई हैं, सुझाव लिए गए हैं, जो परिवर्तन हो सकते थे। जी जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, इनका स्वागत करें। स्टाफ मेंबर रिजवान सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो विशिष्ट अतिथि महोदय जी का माल्यार्पण पर स्वागत करें। विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदय से कि कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित करके हम सभी का उत्साहवर्धन करें। श्री मुख्य अतिथि महोदय नेशनल डॉक्टर फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित नेशनल आदर्श कम्युनिटी इंस्टीट्यूट के बच्चों को और ट्रस्ट के हमारे साथी आशीर्वाद स्वरूप उत्साहवर्धन हेतु दो शब्द काम किया गया और हम एनडीए को धन्यवाद दे रहा हूँ। इस कार्यक्रम में मुझे बुला आप लोगों से थोड़ा इंटरेक्शन करने का अवसर मिलता है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चेंजेस पॉलिसी में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है जो बच्चों को शिक्षा में मैक्सिमम जो प्रोग्रेस मिले उसमें NDP wants the students and for program instead of just remembering things wants to make policy ऐसी काफ़ी चेंज ट्रेडिशंस को हमारा भारत में इंट्रोड्यूस किया गया है जिससे बच्चों को अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। निवेदन करता हूँ अथर्व नायक जी से कि वो इस कार्यक्रम पे जो कि नई शिक्षा नीति है इसके ऊपर उनके क्या विचार हैं वो रखने की कृपा करेंगे। अथर्व नायक जी। मेरा नाम अथर्व नायक है। अपॉर्चुनिटी के हिसाब से पढ़ाई करने के लिए और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से उन लोगों को उसके हिसाब से ट्रेन करने के लिए ज़्यादा परस्यू करने के लिए हेल्प किया जाएगा। फिर है इक्वल एजुकेशन, चाहे वो जैसा भी बच्चा हो, चाहे उनका कंडीशन जैसा हो, चाहे वो पुअर कंडीशन से हो,
उनका स्टेट ऑफ माइंड जैसा हो, सबको इक्वल हिसाब से उनका एजुकेशन हो, जिससे सबको इक्वल हिसाब से, इक्वालिटी के हिसाब से उन लोगों को आगे उनका एजुकेशन के बाद उन लोगों को जो उनका इनकम है या फिर उन लोगों को जो उनका पैशन फॉलो करने का टाइम मिले वो नॉर्मल करवाया जा रहा है, उनको समझ आ रहा है क्या, या फिर वो उनको और अच्छे से उनको समझ के और उनको समझा पा रहे हैं, मतलब उनको समझा पा रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं कि बस वो समझ के अपने पास दिमाग में रखते हैं, तो उन लोगों को और लोगों को समझा और उसके हिसाब से वो लोग कुछ परस्यू कर पाना, वो जो नॉलेज उन लोगों को मिल रहा है एजुकेशन से, उससे वो आगे कुछ कर पाए। इसके अलावा फिर उन लोगों को मिलता है एजुकेशन पॉलिसी के और कंटिन्यूएशन ऑफ एजुकेशन, मतलब एक जैसे फर्स्ट टू ट्वेल्थ उन्होंने पढ़ाई कर लिया, उसके बाद ऐसा ना हो कि फिर वह रुक जाए, ट्वेल्थ के बाद वो पढ़ाई ना कर पाए, उन लोगों को आगे क्या लेना है, क्या पढ़ाई करना है, उसके बारे में कुछ समझ ना पाए। तो एजुकेशन पॉलिसी में जो चेंजेस आए हैं उसमें यही आ रहा है कि बच्चा या स्टूडेंट हो वो कंटिन्यूएशन अपनी पढ़ाई करता है और कॉन्फिडेंस, बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो भी कहीं पे जाके कुछ कह पाए, वो भी बाहर जा पाए, वो भी अपने फैमिली को कहीं रिप्रेजेंट कर पाए। तो यही है जो एजुकेशन पॉलिसी है, जिसमें बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं। एजुकेशन वैसे भी एक नॉलेज है जो सबको मिलना चाहिए, तो मैं ये बोल के अपने बात ये रोकता हूँ। और काफ़ी कुछ सीखना है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुख्य अतिथि महोदय से कि वो आकर 2 शब्द हम सभी के लिए आशीर्वाद स्वरूप बने। मुख्य अतिथि महोदय। सभी अतिथि और इस सेमिनार में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का मैं महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही गंभीर विषय है। चूंकि बच्चे बैठे हैं, अगर मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करूंगा तो इन्हें समझ में नहीं आएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इन बच्चों से संबंध तो सीधा है, लेकिन ये बच्चे उस पॉलिसी को इनके ऊपर इम्प्लीमेंट की जा रही है, ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो कुछ बातें मैं इन बच्चों के लिए बताना चाहूंगा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सोच करके जो बदलाव किए गए ताकि आपको उसका लाभ मिल सके। और आपको लाभ तभी मिलेगा जब शिक्षा व्यवस्था ज्ञान पे आधारित ना होकर स्किल पर आधारित होगी, स्किल बेस्ड। व्यक्ति 2 तरह से पैसे कमाता है, एक ज्ञान से और एक स्किल से। नॉलेज और स्किल 2 ही चीज महत्वपूर्ण है इस दुनिया में। नॉलेज से पैसा कमाने वाले लोग बहुत कम हैं, स्किल से पैसा कमाने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। और आपको बता दें, स्किल से पैसा कमाने के लिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं, और ज्यादातर केसेस में स्किल वाले इतना ज्यादा पैसा कमाते हैं कि बड़े बड़े लोग पढ़ लिख करके अपनी डिग्रियां देख करके सोचते हैं कि हमने क्यों की है डिग्री। आपने बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, पीएचडी कर ली, कोई स्किल आपके अंदर नहीं आई और आप किसी लायक नहीं है, ना इस समाज के ना अपने, क्योंकि आप ना किसी को कुछ दे रहे हैं ना किसी के लिए उपयोगी। इस दुनिया में जिस व्यक्ति के पास स्किल नहीं है वो किसी के लिए उपयोगी नहीं। अभी मैं लखनऊ से यहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर के साथ में आया। यहाँ पर कितने लोग हैं जिनकी उम्र 20 साल है? 20 साल की उम्र वाले कौन लोग हैं? हाथ उठा देना। हाँ, मैं 20 साल आपकी उम्र है। आपकी उम्र कितनी है? 20 साल है। ठीक, कितना पढ़े लिखे हैं? 4। आप 8 और कोई? 27। 27 साल आप कहाँ तक पढ़े? ग्रेजुएशन किया है, O लेवल किया है और कंप्यूटर कोर्स भी किया हो।
महीने में आपकी इनकम कितनी है? 20,000, 15 से 20,000। और जिस टैक्सी ड्राइवर के साथ में आया वो 18,500 रुपए की किस्त दे रहा है EMI। कक्षा 8 पास से 20 साल का लड़का है, 18,500 रुपए को किस्त दे रहा है। कह रहा है मुझे नौकरी करना पसंद नहीं, मैंने कार खरीदी 13.5 लाख की और महीने में मैं इतना कमा लेता हूँ, मेरा सारा काम चल जाता है, किस्त भी निकल जाती है और मैं घूमता भी रहता हूँ और मैं एक गाड़ी और खरीदने जा रहा हूँ। 20 साल की उम्र में जो लड़का 18,000 रुपए किस्त दे रहा है तो महीने में उसकी इनकम 40-50 हज़ार हो नहीं होगी। और आता क्या है उसको? कार चलाना, केवल कार चलाना आता है उसको। 50,000 रुपए उसकी मंथली इनकम है। मैंने कहा भाई मैं सरकारी अधिकारी 10 साल से जॉब में हूं, पढ़ाई लिखाई तो मैंने बहुत की है, वो आजाद भी है, फ्री भी है। वो कहता जब मेरा मन नहीं होता मैं नहीं जाता कहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। उसके पास केवल एक स्किल है। इस समय जिनके 32 आउटलेट है पूरे इंडिया में, और 10 साल पहले मैं आपको बता रहा हूँ तो रंजीत से कहते थे लोग कि भाई मोमोज को तुम्हारी कितनी इनकम? नैनीताल मोमोज के नाम से आप जाके सर्च कर लीजिएगा, रंजीत सिंह की पूरी हिस्ट्री की लाइफ दी हुई है। वहां से भाग के आया था वो उत्तराखंड से। एक स्किल केवल, सिर्फ एक स्किल, उसको मोमोज बनाने आते थे और कुछ नहीं। और ऐसी ढेर सारी कहानियां मैं आपको सुना सकता हूं। जीवन में आप कोई भी काम किस लिए कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई, भगवान को पाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। लोग सरकार से आते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही। अरे बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आपने कभी भी ये सोचा ही नहीं कि हम कौन सी ऐसी स्किल अपने अंदर पैदा करें जिससे पैसा कमाएं। आपने केवल एक ही बात सोची कि हम इंटर पास कर लें, हाई स्कूल पास कर लें, BA कर लें, BSc नौकरी पा जाएं। इसी सोच के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे ढेर सारे लोग हैं। मैं आपको बताऊं, लैया चना बेचने वाला लखनऊ पब्लिक स्कूल के सामने माधवगंज, हरदोई के RT में जितने एडमिशन होते हैं, RT का प्रभारी हूं मैं। और वो अपने बच्चे का RT यानी राइट टू एजुकेशन फ्री में जो बच्चे पढ़ाए जाते हैं प्राइवेट स्कूलों में, उसमें एडमिशन के लिए वो आया। बात इसलिए याद आ रही, लखनऊ पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल का भी फोन आ रहा है मेरे पास इसी मैटर को लेकर। और लखनऊ पब्लिक स्कूल के ठीक सामने उसकी लाई और चने की दुकान है। लखनऊ पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल एडमिशन इसलिए नहीं कर रहे, उनका कहना है इसके पास बहुत पैसा है। मैंने कहा एक लैया चना वाला कितना पैसा उसके पास होगा जो आप उसका एडमिशन नहीं दे रहे? यानी सुनिया जी, आप उसका लैया चने का ठेला मत देखिए, वो आपसे ज्यादा कमाता है। ये कैसे हो सकता है? मैं खुद गया माधवगंज, अभी मैं इनको बता दूंगा, जांच की मैंने इस बात की। उसके 2 मकान, एक रुद्रापुर में और एक पटेल नगर पूर्वी में। मंथली 70 से 80 हज़ार रुपए है। वो लट्ठे बेचता है, लट्ठे की सप्लाई करता है पूरे इलाके में। मल्लावा माधवगंज फेमस है वो लट्ठा बनाने के लिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर नई एजुकेशन पॉलिसी में इस बात का ध्यान रखा गया कि बच्चों को किस तरह से हम रोजगार परक शिक्षा दिलाएं, लेकिन कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट
के लिए, तो ऐसा किसी जन्म में होने वाला नहीं है। आपको खुद स्किल का चुनाव करना होगा और स्किल का चुनाव करके आपको खुद ही उस स्किल के योग्य बन के पैसा कमाना पड़ेगा। हमारे एक मित्र जो 10th में हमारे साथ फेल हो गए थे, 10वीं में फेल हो गए थे और 2 बार फेल हुए, साथ छूट गया और वो 10वीं पास नहीं कर पाए। और आज की तारीख में 3 स्कूलों में मालिक है, 3 स्कूल है उनके पास। कारण हमने बहुत बड़ी पढ़ाई की और सरकारी नौकरी कर रहे हैं, बहुत ज्ञानी थे हम, बहुत इंटेलिजेंट थे हम, और आज उनके अंडर में 600 लोग काम कर रहे हैं और वो हाई स्कूल पास ना कर पाए। मेरा कहने का तात्पर्य कतई नहीं है कि पढ़ाई लिखाई करना बेकार है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पढ़ाई लिखाई से फायदा तब है जब आपके अंदर कोई स्किल डेवलप। एक बच्चे के घर के बाहर एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था और वो गुब्बारे, काले रंग के गुब्बारे सब हवा में उड़ रहे थे और सारे गुब्बारे काले थे। बच्चा गया और जाकर के मार्केट से वो भी काले गुब्बारे खरीद लाया। सही एजुकेशन, सही ज्ञान, सही स्किल, तो यही हमारी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव करने का कारण है, ताकि हमारे अधिक से अधिक बच्चों को रोजगार मिले और रोजगार परक शिक्षा के तहत वो आगे बढ़कर अपने जीवन में उन स्किल्स को सीख करके पैसे कमाएं और स्वरोजगार के लिए प्रेरित हो, नौकरी के लिए नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो इन्हीं बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे नेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन ट्रस्ट के जो भी आयोजक हैं, इनका उद्देश्य इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में जो मार्गदर्शन करने की प्रक्रिया है उसमें सफल होंगे, लोगों को सही रास्ता दिखा पाएंगे और लोग इन बातों को सीख करके अपने आप को सही डायरेक्शन वेट करेंगे, जहाँ देखेंगे अंदर तक। यहाँ देखेंगे स्माइल का और युवाओं का इस एजुकेशन पॉलिसी के संबंध में पढ़ा कर हमारा मान सम्मान बढ़ाया। इसके लिए ट्रस्ट के सहित हम सर के आंदोलन हमारे रहेंगे, क्योंकि समय का अभाव है। एक लखनऊ में भी कार्यक्रम लगा हुआ है, तो मुख्यमंत्री को निकलना है। ये कार्यक्रम अभी कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद हमारे मुझे बोलेंगे और मुख्यमंत्री महोदय को मैं पूरा करने की घोषणा करता हूँ। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य था कि राष्ट्रीय नई उसमें जो हमारे देश है देशों की प्राप्ति की सुविधा की जाए, उसके मार्ग को शुद्ध करने का कार्यक्रम उसके बारे में बहुत ही बढ़िया आयोजन है। यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट सेमिनार दिया है कि लोग नई शिक्षा नीति के प्रति जागरूक और उसमें जो मार्गदर्शन नई शिक्षा नीति उसके अनुरूप शिक्षा व्यवस्था जो है, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को हमारे जो है वो स्किल बेस्ड है रोजगार पर शिक्षा प्राप्त हो। चैनल माध्यम से कोई जानकारी बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है और मैं कहना चाहूँगा कि सरकार के सेमिनार और भी जाने चाहिए, ताकि नई शिक्षा नीति का और खिलाफ प्रसार हो सके और हमारी शिक्षा जो है वो सही दिशा में आगे बढ़ सके। वेट करेंगे। रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो विशिष्ट अतिथि महोदय को शाल और पैंट पहनाकर और शील्ड देकर कार्यक्रम में आने के लिए सम्मानित करें।
यहाँ देखेंगे सर। यहाँ देखेंगे। हिमांशु कुमार फोकस। आज के सेमिनार में आए हुए सभी लोगों का स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार यादव मेरे पास और भी काम है, जैसे मेरा ये सेंटर होता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर, जिसमें कि तरह तरह की परीक्षाएँ होती हैं, उसको मैं संचालित करता हूँ। इस वजह से मैं ज़्यादा समय एडीएफटी को नहीं दे पाता हूँ। फिर भी एडीएफटी जो भी काम कर रही है उसकी जानकारी मुझे रहती है, और इस एडीएफटी से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनका काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। इसलिए हमारे राशि भाई है वो इस संस्था का एक तरह से कहा जाए नई ट्रेनर है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा है मुझे नहीं आता है क्योंकि मैं खुद फेस नहीं कर पाता हूँ। इसलिए आप सभी लोगों को बहुत हमारे बीच में जनरल डॉक्टर फाउंडेशन ट्रस्ट के सदस्य जो कि बहुत ही अच्छे वक्ता भी हैं, श्री नसीम अली वासी जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ट्रांसलेट कार्यक्रम से संबंधित अपनी विचार हम सभी के समझ श्री आज के यूनिवर्सिटी सेमिनार शिक्षा में बदलाव आती शिक्षा के नए तरीके से लागू करने के विषय पर हमारे बीच में चंद मिनट पहले हमारे मुख्य अतिथि और हमारे विशेष अतिथि मौजूद हैं, और इस मंचा सीट पर उपस्थित हमारे बड़े भाई और हाई कोर्ट के वकील साहब, मैं नाचीज जैसा वगैरह मुझे खड़ा कर दिया जाता है, मुझे कुछ जानकारी नहीं, लेकिन एक दूसरे की सुनी सुनाई किसी से कुछ ना कुछ चोरी करके इन्हीं शब्दों को लेकर के इन सबकी मोहब्बतों से मुझे जज्बा मिल जाता है। विषय के अनुसार और हमारे बीच में हमारे सम्मानित हमारी ग्राम सभा के प्रधान जी और सम्मानित मंच पर उपस्थित प्यारे बच्चों, साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से आप सबको हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज जो शिक्षा की इकाई है, और इस इकाई को अगर किसी ने हासिल किया तो अपनी मंजिल का रास्ता बड़ी आसानी के तरीके से तय कर लेता है। पहले समय पर शिक्षा प्राइमरी स्कूल से शुरुआत की जा रही है और तमाम नई तकनीकी के साथ के तरीके से शिक्षा के रास्ताएं हैं। अभी हमारे बीच में मुख्य अतिथि बता रहे थे कि आज कक्षा 8 पढ़ा हुआ इंसान 22 साल का बेटा, और वो एजुकेशन किया हुआ 20,000 रुपये, लेकिन सच्चाई ये है तो वो सामाजिक ज्ञान और अच्छे ढंग से अपने जीवन को चलाने का प्रयास मदद हो जाता है। क्योंकि हमारे बीच में काफी प्रतिनिधि और अतिथि और मंचासी, मैं सभी से पुनः जी मौजूद हैं। मैं ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री और साथ ही साथ
अभी मुख्य अतिथि महोदय कह रहे थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो रोजगार उत्पन्न कर सके और इसके माध्यम से आप 4 पैसे कमा सकें। अच्छी बात है, लेकिन हमारा बच्चा पढ़ेगा, अफसर बनेगा। और ये होता था कि नौकरियों की होती थी, बहुत से बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी करते थे। हमारा घर, हमारे पापा गाँव से आए थे, संघर्ष किया करते थे, सब लोग नौकरी करते थे। हमने ये चुना कि वकालत करते थे। तो मेरे बाबा ने अपने बच्चों को उनको रोजगार करा दिया। मेरे बाबा के जो भाई हैं, किसी ने जनरल स्टोर की दुकान की, किसी ने मेडिकल स्टोर की दुकान की। लेकिन समाज में कहते हुए मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इसको वो नहीं होना चाहिए, लेकिन समाज में हम लोगों का थोड़ा सा सम्मान हुआ कि कोई प्रोफेसर था, कोई लीडर था किसी यूनिवर्सिटी में। तो समाज में जो सम्मान होता है वो शिक्षा का ही होता है। और आप शिक्षा, अगर शुक्ला जी शिक्षित ना होते, नौकरी ना होती, तो आज इसके चीफ गेस्ट ना होते। मेरा मानना है कि मुख्य अतिथि होने में असमर्थ है क्योंकि वो लैया हमारे बोर्ड के सामने एक तिवारी पढ़ लिख के अफसर होता है, वो भले भी कितना भी घृणा से हो, आप सर्टिफिकेट का जिले का भी बहुत बड़ा अफसर, बड़ा है। जब आप सब लोग पढ़ लिख के अच्छे, कोई ये नहीं है आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप कहीं नौकरी की ज़रूरत नहीं। मैं वकील हूँ, मुझे कोई नौकरी तो नहीं, मैं स्वयं वकालत करता हूँ। अच्छे वातावरण में अच्छी बातें समझा के उनको समाज में बदलाव ला सकते हैं। मेरा मानना है कि शिक्षा, मेरी भाई प्रोफेसर है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, वो शिक्षा नीति में बोलने में थोड़ी सी बात हो जाती है, हो जाता है। नई शिक्षा नीति हुई है, पहले हम सब लोग पढ़ते थे 10+ की पॉलिसी थी। अब जो पॉलिसी आई है उस पॉलिसी में ये है कि जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का भी ऑप्शन दिया गया है। और उसमें बच्चों को जो ग्रेजुएशन बीए लड़कियां कर रही हैं उन लड़कियों को थीसिस जमा करनी होगी। आप वो थीसिस अपनी लिखेगी, टाइप करवाएगी, फिर वो यूनिवर्सिटी में जमा करेंगे। बहुत सी गरीब घर की भी बच्चियां होती हैं जिनके लिए ये सब करना, अगर मरीज को जवाब दिया जाता है सहारा अस्पताल से तो उसको मेडिकल कॉलेज या PGI भेजा जाता है। तो सरकारी संस्थाएं अभी भी, मेरा मानना है, शिक्षण में हो या यहाँ देखेंगे सर कि यूनिवर्सिटी के बच्चे और हम सभी द्वारा आयोजित एक शिक्षा संचार अधिकतर मैं देखता हूँ शिक्षा से संबंधित या समाज से संबंधित ट्रस्ट के माध्यम से अनेकों कार्यक्रम हुआ करते हैं और बराबर समाज के वाले लगे रहते हैं पढ़ाई के बाद से। बच्चा से जितने हमारे सम्मानित बंधु हैं, मैं उनका भी स्वागत वंदन करता हूँ और सामने बैठे हुए बच्चे, हमारे भाई सभी को वंदन करता हूँ। आज शिक्षा की क्या जैसा कि आज का शीर्षक भी दिया गया है शिक्षा ने वास्तव में रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे वरिष्ठ समाजसेवी श्री उबैद जी का माल्यार्पण पर स्वागत करें। और मेरा अनुमान समझ में रहे होंगे कि नई शिक्षा नीति क्या है। अभी तक जो है 5वां पास करते हुए, फिर 8वां पास करते हुए, फिर ऐसे हो जाता था और फिर हो जाता था।
पहुंचे हैं। तो आप सभी जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, मेरे छोटा सा प्रश्न ये है कि घर में 5 व्यक्ति 6 व्यक्ति है, ठीक है, तो 2 घर में एक में 6 व्यक्ति और इधर 6 व्यक्ति है, महिला पुरुष मिला के 6 लोग हैं। तो एक 6 लोग कमा रहे हैं, एक घर में सिर्फ 2 लोग कमा रहे हैं, कौन सा परिवार मजबूत होगा? जिसमें 6 लोग कमा रहे हैं, 6 लोग घर में कमा रहे होंगे, वो परिवार ज़्यादा मजबूत होगा, वो ज़्यादा सुदृढ़ होगा। उसके बाद केवल की जो भी सुविधाएं हैं वो ज़्यादा होंगी, क्योंकि उसके यहाँ धनोपार्जन ज़्यादा होगा, पैसे की इनकम ज़्यादा होगी। तो 6 लोग पैसा कमाने के लिए कैसे बनेंगे? ये है नई शिक्षा नीति। सारे लोग पढ़ लिख रहे हैं, घर के सभी लोग शिक्षित हैं, लेकिन सभी शिक्षित हैं, लेकिन पैसे का अर्जन जो है धनोपार्जन से 2 ही व्यक्ति कर पा रहे हैं, तो हमारा परिवार कमजोर रह रहा है। तो नई शिक्षा नीति के तहत एक ही बात का समावेश किया गया है। यदि 6 शिक्षक ग्रहण कर रहे हैं तो 6 के 6 किसी न किसी डायरेक्ट हो जाए। नई शिक्षा नीति में बच्चों को ऐसे पाठ्यक्रमों से जोड़ना जिससे वो भविष्य में जाकर के अपनी आजीविका कमा सकें। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो घर बैठे बच्चे कर सकते हैं। नौकरी के लिए हमें कहीं न कहीं ज्वाइन होना पड़ेगा, किसी न किसी शहर में जाना पड़ेगा, हो सकता है अपनी जगह नौकरी मिल जाए। लेकिन यदि हमने कौशल का विकास किया है, स्किल का डेवलपमेंट किया है, पढ़ाई के साथ साथ उसमें भी अपना ज्ञानार्जन करने के लिए ताकि हमें आगे चलते किसी न किसी को आसानी से कर सकें। और पढ़े लिखे रहेंगे तो अपने बारे में अच्छे किसी भी काम को करेंगे, चाहे हम कोई बिजनेस करेंगे या हम कोई अधिकारी करेंगे, कृषि भी करेंगे। अभी जैसे पंजाब जाते हैं तो पंजाब वाले को पता लगा और मुझे सुनने के लिए नुकसान हो किसी का। और ट्रेडिंग ऐप के बारे में एक बात ज़रूर बोलूँगा इस मंच के माध्यम से। ये कुछ इस तरह से है जैसे मैं कहूँ 5 लोगों को कि मैंने 50-50 रुपया पर जमा कर दिया और मैं बाद में एक ड्रॉ निकालूंगा जिसमें किसी पर्सन को 100 रुपये मिल जाएंगे। तो फाइनली जिसने ऐप बनाया है, सर अभी वेबसाइट डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे, तो इनकी कुछ प्रोग्रामिंग इसी तरह से होती है कि ओवरऑल प्रॉफिट उसी पर्सन का होगा, फायदा उसी पर्सन का होगा जिसने ऐप बनाया है। तो जो आपने इस तरह की चीज़ें और ये भी रहता है जितने भी यहाँ पे वरिष्ठ अतिथि बैठे हुए उनके विचार से अपना मार्गदर्शन करेंगे और उनके आभारी होंगे, क्योंकि ऐसे अवसर बहुत ही कम बन पाते हैं कि इतने अतिथि लोग अपने क्षेत्रों के विशिष्ट लोग आपके बीच में आकर आपको आपके भविष्य के लिए मार्गदर्शन करते हैं। क्योंकि समय बहुत मूल्य है, किसी मूल्यवान है और किसी के पास भी समय बहुत नहीं होता है, सब अपने काम में बिजी हैं, किसी को कोई वर्क कर रहा है, किसी को कोई और वर्क कर रहा है। बहुत ही समय को मैनेज करके सभी लोग यहाँ पे पधारे हुए हैं, तो उनका मैं अपने सभी विद्यार्थियों की तरफ से एक बार फिर से आभार प्रकट करता हूँ और भविष्य में उसे पुनः मार्गदर्शन प्राप्त होगा, ऐसे हमारी अपेक्षा है। तो मैं सभी अपने वरिष्ठ अतिथि लोगों की तरफ से आपको कुछ संदेश देना चाहता हूँ, तो मेरी बात का ध्यान सुनिएगा। कुछ लाइनें हैं सुरेंद्र चतुर्वेदी जी की, तो उनकी तरफ से कुछ लाइनें हैं, मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि कहाँ तक दूर जाना है, कहाँ तक दूर जाना है, बड़े बूढ़े बताते हैं, कहाँ से लौट आना है, बड़े बूढ़े बताते हैं, कहाँ किस पेड़ पर रखे परिंदे घोंसले अपने, कहाँ किस पेड़ पर रखे परिंदे घोंसले अपने, कहाँ पर आप दाना है, बड़े बूढ़े बताते हैं,
झुकाना है कहाँ सजदे में सर मालूम है उनको, झुकाना है कहाँ सजदे में सर मालूम है उनको, कहाँ पर सर कटाना है बड़े बूढ़े बताते हैं। पता है जिंदगी का क्या सफर सांसों का है कितना, पता है जिंदगी का क्या सफर सांसों का है कितना, कहाँ किसका ठिकाना है बड़े बूढ़े बताते हैं। किसी के आंसुओं में बह के कब दरिया समझना है, किसी के आंसुओं में बह के कब दरिया समझना है, कहाँ पर मुस्कुराना है बड़े बूढ़े बताते हैं। बचाएं ज़र्फ हम कैसे हुआ करता है क्या ईमान, बचाएं ज़र्फ हम कैसे हुआ करता है क्या ईमान, अना कैसे बचाना है बड़े बूढ़े बताते हैं। कभी था दौर कैसा लोग कैसे, कैसा क्या जमाना था, कभी था दौर कैसा लोग कैसे, कैसे कैसा क्या जमाना था, जमाना क्या जमाना है बड़े बूढ़े बताते हैं। लोग यहाँ पे उपस्थित होकर के आपको अपने भविष्य के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो आपको हमेशा उनका आभारी होना चाहिए। तो किसी ने कहा है, कहते हैं कि आप दूसरे के सफलता और असफलता से सीखना सीखिए। दूसरे जो फील्ड में आगे जा चुके हैं, सफल हुए हैं या असफल हुए, उससे सीखना है आप लोगों को। क्योंकि अगर ये प्रयोग से आप अपने ऊपर करके देखेंगे बार-बार कि हम सफल होंगे असफल होंगे, वही काम करके देखेंगे तो उम्र भी छोटी पड़ जाएगी। आप कभी हर क्षेत्र में हर तरह से उस प्रयोग को दोहरा के नहीं दे पाएंगे। किसी फील्ड में अगर आपको जाना है तो उस फील्ड के कौन से लोग सफल हुए, कौन से असफल हुए, असफलता के कारण क्या, आपके सफलता के कारण क्या, आपको उससे भी सीखना पड़ेगा। आप अपने मनचाहे काम करेंगे, अपनी तरफ से सब कुछ करेंगे, तो फिर मान लिया आप सफल होते हैं असफल होते हैं, तो उसमें समय भी व्यर्थ होता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही माना जाता है जो अपना कदम बढ़ाने से पहले दूसरे ने जो कदम बढ़ाया उसमें सफल हुआ, कितना आगे गया कितना नहीं गया, उनसे भी सीखना, उससे प्रेरणा लेना। तो जो इन चीज़ों दूसरों से अपने बड़े गुणों से मार्गदर्शन हासिल करके अपने कदम बढ़ाता है तो उसके सफलता का प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सर, और ट्रस्ट के कार्यक्रम और या इंस्टीट्यूट को गाइड करने से रिलेटेड जो आपके विचार हैं उन सबको देने के लिए मैं बहुत बहुत सर का आभारी हूँ। और मैं अपने इंस्टीट्यूट के सभी बच्चों की तरफ से और ट्रस्ट के जो मेंबर हैं, मैं चाहूँगा हम सब मिलकर एक बार सर का माल्यार्पण करके स्वागत करें। भैया यहाँ पे देखेंगे आप। होता रहेगा और नेशनल आदर्श कॉमेडी इंस्टीट्यूट की मैम पूजा शर्मा से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो दो शब्द बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप करें। पूजा मैम।
हिमांशु जी से मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका स्वागत करने का हमें अवसर प्रदान करें। श्री हिमांशु जी। खतरे में पड़ जाता है। तो इतना समय आज़ादी के इतने समय के बाद अब शिक्षा में जो बदलाव होने जा रहा है होना भी चाहिए, और हमारा ये मेन उद्देश्य रहेगा कि इसको स्वीकार करें और रूढ़िवादी सोच दिमाग में ना बिठाएं कि हमारे दादा कहते थे कि उनके ज़माने में पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, जो मास्टर आते थे वो बहुत बढ़िया खतरनाक होते थे, बच्चा हिल नहीं सकता था बहुत तरीके से, तो उनका दौर और था। फिर हम हेलो, बहुत धन्यवाद। कल को जो मुझे कुछ कर सकते हैं। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है जॉब बेटर है, जॉब अच्छा ऑप्शन है? कोई तो 21 नंबर पर बैठ करके मिल जाएंगे, यानी कि बैठे बैठाए नंबर हो गए, और स्कूल की तरफ से खासकर अच्छे नंबर ही दिए जाते हैं। तो बिजनेस में क्या क्या कमी है और जॉब में क्या क्या कमी है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं दोनों में, क्लियरली बता देता हूँ, क्योंकि देखिए कार्यक्रम के बाद में कहीं न कहीं आप लोगों को रोजगार की तरफ प्रेरित करना है, लेकिन देखिए कंडीशन हमेशा एक जैसी नहीं होती, स्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं होती। बिजनेस करने की देखिए समस्याएं क्या क्या हैं, पहले मैं उनको गिनाता हूँ, फिर मैं इसके बेनिफिट होनी होगी बहुत ज़्यादा आमदनी कि आप संभाल नहीं पाएंगे, और नहीं होगी तो कहिए कि भाई कस्टमर कोई आपका बना हुआ तो है नहीं कि ज़रूरी कि आपके पास से वो खरीदेगा, नहीं हो। कोई बच्चा ऐसा नहीं मानता है कि प्रोडक्ट थोड़ा सा लूज क्वालिटी का बनाए, यानी थोड़ा सा खराब क्वालिटी का बनाए तब भी अच्छा चलेगा। चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ, बच्चे थोड़ा सा असमंजस में है। रुपये की पॉलिथीन कौन दुकानदार लेगा? नहीं लेगा। और किसी ने कहा कि मैं बहुत हल्की क्वालिटी वाली बनाऊंगा जो कि 10 रुपये में 15 मिल रहे हैं, तो आई थिंक सभी दुकानदार सस्ती पॉलिथीन को लेना प्रीफर करेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आप प्रोडक्ट को बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी में रेडी करें। मार्केट की डिमांड कैसी है उसको आप चेक करें, क्षेत्र कैसा है, आसपास के लोगों की अर्निंग की सोर्स क्या है, वो किस तरह से आपको पेमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। और अगर नहीं समझ में आता है तो इस फील्ड में जो महारत रखते हैं, जो चला चुके हैं, जो बंद कर चुके हैं, उनसे भी आप सीखें कि किस तरह से बिजनेस रन किए जाते हैं। और नेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय श्री राशिद अली वासी जी से भी मैं निवेदन करता हूँ कि वो मंच पर आए और इस कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार हम तक पहुँचाने का कष्ट करें। श्री राशिद अली वासी। साथियों, मंच पर थोड़ी हटा लो। ठीक है, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ओम प्रकाश वंशी जी का। इनके अंदर एक अच्छी और लगनपूर्वक समाज सेवा की भावना है। हमारे मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ अतिथिगण, युवा साथी, हमारे सहयोगी, इन सभी का तहे दिल से आभार स्वागत करता हूँ। इसमें कुछ हस्तियाँ ऐसी हैं जिनका मैं आपसे परिचय कराना चाहूँगा। मैं सर्वप्रथम हमारे राम नरेश यादव जी, जो हमारे गांव ही से हैं और हमारे नाना भी हैं रिश्ते में, और मंच पर उपस्थित हमारे संरक्षक कह लीजिए चाचा तुल्य राम नरेश द्विवेदी जी, हमारे भाई
जगत नारायण द्विवेदी जी और सभी लोग, इन सभी का हमारे साथ और हमारे संगठन को आगे बढ़ाने में, सामाजिक कार्य करने में काफ़ी योगदान रहा है, आगे बढ़ गया है। लेकिन अभी सही मानों में जो उद्देश्य था कि जनपद स्तर पे या अपने जिला परिषद स्तर पे वो छवि संस्था के ऊपर किन्हीं कारणों पर थोड़ा समय लग रहा है और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि क्षेत्र में कुछ कार्यक्रम योजनाएं हमारी अप्रूवल हो चुकी हैं और संभवतः जल्दी ही वो स्वीकृत हो जाएगी, जिससे हमारे संजिला क्षेत्र का और हमारे संगठन का, हमारे साथियों का विकास और नाम होगा। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई जो अभी लागू हुई है, इसका एक टॉपिक है शिक्षा में परिवर्तन, विषय का सेमिनार है। शिक्षा परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। अगर आप शिक्षित हैं, ये चीज़ें नहीं हैं तो उसका कोई औचित्य, कोई मूल्य नहीं रह जाता है। अपने बड़ों का, अपने समाज का हमेशा ख्याल रखें और उनका क्या क्या पालन करें। और कल भी संभवतः कार्यक्रम रहेगा, आप लोगों की गुजारिश है कल भी आएँ और कार्यक्रम अभी 2 घंटे चलेगा। लेंस तैयार हो रहा है, सभी लोग इंस्टीट्यूट के निदेशक मोहम्मद शहनवाज से चाहूँगा कि अपने इंस्टीट्यूट के बारे में 5 मिनट का विस्तार से वर्णन करें ताकि लोग उससे जागरूक हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। 2018 में मैंने अपनी पढ़ाई स्कूली शिक्षा तो यही संजीदा से की और इसके बाद में इंटरमीडिएट हो गया, ग्रेजुएशन हो गया। इसके बाद में एजुकेशन के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा, संजीदा छोड़ना पड़ा। प्रॉब्लम क्या थी? वो चीज़ें जो मुझे चाहिए थी, कहीं ना कहीं उनका यहाँ पे अभाव था। स्कूली शिक्षा, इसके बाद में इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन होने के बाद में नतीजा है कि हम लोग छोटे से छोटे इसी कोर्स में हम लोग गेम डिज़ाइन सिखा देते हैं, सॉफ्टवेयर बनाना सिखा देते हैं, वेबसाइट कैसे बनती है उसको सिखा देते हैं। हम जानते हैं कि बच्चे बड़ा कोर्स की जो फीस है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हालांकि फीस बहुत कंफर्टेबल। अगर अपना बिजनेस हम करना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, जो लोग हमारे आसपास लोग बेरोजगार हैं, उससे उन्हें रोजगार भी मिलेगा और वो शहर में जा भी पाएंगे और जनसंख्या भी बढ़ेगी वहाँ एक। लेकिन हमारा ये आइडिया है कि मेरे पास पैसा नहीं, तो क्या इसमें सरकार या किसी अलग जगह से हमें पैसा या कोई सहायता मिल सकती है? साक्षी जी का कहना है कि लेकिन मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं कि मैं बिजनेस को स्थापित कर सकूं। क्या गवर्नमेंट की तरफ बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम है लोन लेने की, लोन लिए जा सकते हैं और MSME सेक्टर भी इस फील्ड में काफ़ी सुधार कर रहा है। नहीं तो इस बारे में देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें लोन लिया गया और बिजनेसेस असफल हो गए। मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, आप सभी समझदार हैं। आप लोग कि आस पड़ोस में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि लोन को लेकर बिजनेसेस फेलियर भी हुए हैं और सक्सेस भी हुए हैं। प्रियांशु जी का हेलो। थैंक यू सर। मेरा आपसे कहना है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन अप्लाई नहीं कर सकता है और उसके पास पैसा नहीं है जी, तो वो अपने आगे मतलब पार्ट टाइम जॉब भी कर ले और पढ़ाई भी कर ले। इसके लिए सर कोई सजेशन है? किसी के पास से पैसा नहीं है और वो चाहता है कि पढ़ाई भी आगे। बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो पार्ट टाइम के लिए होते हैं। जैसे आपने किसी की शॉप का अकाउंट मेंटेन कर दिया तो अकाउंटिंग की जॉब पार्ट टाइम कर सकते हैं। या फिर मैं एक यहाँ पे अपना खुद की एग्जाम्पल देना चाहूँगा
जब मैं लखनऊ में था तो मुझे पैसों की नीड थी, तो मैंने पार्ट टाइम एक स्कूल ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे मुझे बस लैंग्वेजेस पढ़ानी थी 1 आवर के लिए, और मुझे इतना हो रहता था कि हाँ मैं काम अपना पढ़ाई कर सकता हूँ, आगे का जो भी मेरा उद्देश्य था उसके लिए मैं पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ। तो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं कि जॉब में ध्यान रखिए कि आपकी जो एज है, पहले तो इस बारे में अपने घर वालों से विचार करिए, और उसके बाद में जैसे अगर आपको लगता है कि उतनी व्यवस्था नहीं हो सकती और एज आपकी है तो वाकई आप जॉब करिए। और अगर आपने देखी सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम इंटर कर चुके हैं तो इसके बाद में तो जैसे कि जी मैं समझ गया, इंटर मेरा हो गया, अब मैं क्या करूँ, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? क्या स्वरोजगार कर सकते हैं या फिर हम दूसरे से नौकरी कर सकते हैं, कैसे पैसा कमाएं। तो हमारा ग्रेजुएशन इंटर हो गया और इसके बाद में मुझे क्या इंटरमीडिएट से लेने से लेना था। लेकिन ध्यान रखिएगा आजकल जो जॉब्स वगैरह मोस्टली के लिए IPS वगैरह काफ़ी ज़्यादा मांगे हैं उसमें, ठीक है। तो कोशिश करिए इस तरह की अगर आपके पास व्यवस्था है, आपने सिर्फ इंटर कर लिया है और इंटर करने के बाद में जहाँ पे देखिए अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो अगर इस लेवल का मांगा जाता है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बात करें तो सिर्फ इंटर से काम नहीं चलेगा। प्राइवेट सेक्टर में आपका हुनर देखा जाएगा कि आपने सीखा क्या है, आप क्या काम करवाते हैं। और वहाँ ऐसा भी नहीं होता है कि अगर आप देखिए कोई पर्सन अगर आपको रखेगा तो वो पहले आपकी स्किल देखेगा। जैसे मैं बहुत सारी जगहों पर गया जॉब करने के लिए, तो मुझसे टाइमिंग आती है सारी, तो गवर्नमेंट जॉब की तो उसमें पढ़ाई के लिए आगे की ग्रेजुएशन वगैरह करिए, जितना ज़्यादा स्किल आगे रहेगी, स्टडी आगे रहेगी, उसी लेवल की हायर जॉब आपको मिल जाएगी। हेलो, तो कंप्यूटर सेंटर से उसके बाद में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से तो मरोड़ कर वो लेकर जाना पड़ा, मजबूर होना पड़ा क्योंकि खरीदार कोई नहीं था। तो गवर्नमेंट जॉब भी सिक्योर है, लेकिन साथ साथ में स्किल्स को बढ़ाते रहिए ताकि आप जो कुछ तो ऐसे 5 साल से लगे हुए, अब 5 साल से सिर्फ आप तैयारी करें, काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा बहुत काम करते भी रहते तो आपके पास अर्निंग भी रहती, और जब अर्निंग होगी तो माइंड तेज चलेगा, तैयारी भी करते रहेंगे। और बीच में अगर समझ में आए कि जो आपने अर्निंग कर ली है उससे अगर आपको कोई सेटअप स्थापित करना तो आप कर लीजिए, इसे बुराई क्या प्लेस कर लिया जाए और उसके बाद फिर प्रोग्राम शुरू होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी अपने